हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं एक और चीज़, हीमोफीलिया। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म आएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। फिर वही बात, पिछला लेक्चर देख के आना, वरना मत आना। वरना पहले वो देखो फिर इसको देखो, ठीक है? समझ में अच्छा आएगा, वरना फिर क्या बताऊँ मैं। आप मेरी बात समझो। तो ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लगातार कर रहा हूँ। अभी इससे पहले ही मैंने वो पढ़ाया है पूरा, ये सब कुछ जो है ना, प्लॉटिंग वगैरह, कास्केट वगैरह अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है? आज पता नहीं हल्की तबीयत ख़राब लग रही थी तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है? क्योंकि पढ़ा के तो मैं थोड़ा ठीक अच्छा फील करता हूँ। चलो, अब मैंने क्या बोला स्टार्ट करें, ठीक है? टॉपिक का नाम हीमोफीलिया है, जो हेडिंग डलेगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो हमको समझते हैं। तो अब मैंने कुछ बना रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या ये आपका कैस्केड ऑफ प्रोटीन जैसे फेब्रिन वगैरह बनता है, हम पढ़ के रखा है। जैसे ये वाला क्या है आपका इंट्रिंसिक, है ना, इंट्रिंसिक। और ये क्या है आपका एक्सट्रिंसिक। क्लॉटिंग नंबर 12, फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, फिर 11 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है? ऐसे ही वहाँ पे पहले आएगा टिश्यू फैक्टर, जिसे हम 3 बोलेंगे, ठीक है? फिर वहाँ से 7 को एक्टिवेट करेंगे, 7 10 कर देगा, ठीक है? फिर आगे चल के रास्ता कॉमन है आपका, आगे रास्ता कॉमन है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमने देखा, और लास्ट में क्या बन जाता है आपका, फेब्रिन बन जाता है, फेब्रिन बन जाता है। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 30 नहीं लिखा गया, ठीक है? कोई बात नहीं, है ना? और ध्यान रखना, बताना भूल गया, इनके 1 2 3 ना, इनके फंक्शन पे बेस्ड नहीं होते हैं, इनके डिस्कवरी पे बेस्ड होते हैं। कौन पहले डिस्कवर हो गया, उस बेसिस पे 1 2 3 करा जाता है, ठीक है? चलो, अब मैंने समझाना है कुछ टर्म, जैसे ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इनका मतलब क्या है, मेरी बात समझना। चलो पहले समझते हैं ब्लीडिंग टाइम। अगर मैं बोलूँ आपसे, ये आपकी क्या है, ये आपकी आर्टरी है, जो भी मान लो ब्लड वेसल है, जो कि इंजरी हो गई, यहाँ से इंजरी हो गई, ठीक है? जो इंजरी हो गई, जब इंजरी होती है तो पहला स्टेप क्या होता है, मुझे बताओ? पहला स्टेप होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। पढ़ा रखा है मैंने, सब यही बोलता हूँ, पढ़ के आओ, जो मैंने पढ़ा दिया। वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है? पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, यानी प्राइमरी क्लॉट बनता है। मतलब पहली बार यहाँ पे प्लेटलेट्स आती हैं, यहाँ पे ऐसे करके ये आ गई प्लेटलेट। फिर ये प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट को बुलाती हैं, उसे बोलते हैं एग्रीगेशन हो गया। पहले एडिशन हुआ, फिर एक्टिवेशन हुआ, फिर एग्रीगेशन हुआ, तो और प्लेटलेट आ गई। तो मतलब जब ये प्लेटलेट आ गई ना, तो ब्लड निकलना बंद हो गया उस टाइम के लिए, है ना? ये ब्लड निकलना बंद हो गया उस टाइम के लिए। तो जब मेरे चोट लगने से और आपके प्राइमरी क्लॉट बनने तक का टाइम इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम, इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम। आप प्रैक्टिकल करोगे, आप देखोगे यार, एक आपको पेपर वगैरह देंगे, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, है ना, पेपर होता है, और उसको लगाते हैं हर कुछ सेकंड में, है ना, 10-15 सेकंड में, और देखते हैं उसको कितनी देर में वो आना बंद हो गया पेपर, है ना? यहाँ पे आप पिन करोगे, ठीक है? वो अब देखना प्रैक्टिकल में। ओके, तो ये क्या बोल रहा हूँ, ब्लीडिंग टाइम क्या है कि आपकी चोट लगी, आपने यहाँ पे पिन करा, कुछ भी हुआ, चोट लगी, ठीक है? और फिर जब तक आपका प्राइमरी क्लॉट बन गया, उस बीच में, मतलब खून रुकने से पहले पहले के टाइम, ठीक है? अभी ऐसा नहीं कि कोगुलेशन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन ब्लीडिंग टाइम यही होता है, ब्लीडिंग टाइम यही होता है, ठीक है? अब मेरी बात समझना, थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझना। ये ब्लीडिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है? ये ब्लीडिंग टाइम रोक कौन रहा है? मैं बोलूँगा ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग को रोक कौन रहा है? कोई क्लोटिंग फैक्टर है क्या? कोई क्लोटिंग फैक्टर है क्या? नहीं। कोई और कुछ चीज़ है क्या? प्लेटलेट्स हैं, क्या है? देख रहे हो ना, ये प्लेटलेट्स से तो आ रही है, ये क्या है? ये क्या है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो ब्लीडिंग टाइम किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये प्लेटलेट का क्वालिटेटिव, क्वालिटी कैसी है प्लेटलेट की, बड़ी या छोटी, पतली, मतलब मैक्रोसाइटिक, माइक, इस टाइप से तो नहीं है, या फिर नंबर, यानी कि क्वालिटी क्वांटिटी की प्लेटलेट पे फर्क पड़ता है ब्लीडिंग टाइम का। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ब्लीडिंग टाइम आपका किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। आप देखो ना, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, ये है ना, ये पहली प्लेटलेट आके रोक रही है, अब प्लेटलेट पे डिपेंड करेगा ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट डिपेंड करता है, ठीक है? चलो, अब मैंने बोला एक होता है आपका ये दो टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT और APTT। ये क्या होते हैं? जो आपका APTT है, ये आपका इंट्रिंसिक टाइम, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को, ये इंट्रिंसिक वाला है पूरा नीचे तक, है ना? यहाँ तक के टाइम को मैंने बोला APPT, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को, इसको मैंने बोला PT, एक्सटेंसिंग वाले टाइम को, ठीक है? अब मेरी बात समझना थोड़ा सा। कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, है ना? तो क्या होगा टाइम का? अगर मैंने बोला कि 9 की डेफिशिएंसी है, 9 क्या है? डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा बहुत, टाइम लगेगा बहुत। तो APPTT
APPT क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की यहाँ पे डिफिशियंसी हुई 12 की, 11 की, 8 की, 9 की, है ना, तो APPT बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टाइम समझ बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ज़्यादा हो तो जल्दी हो जाता, कम है तो टाइम लग रहा है, टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि एक रिपोर्ट है जिसमें आपका PT बढ़ा हुआ है बट APPT नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझो, APPT नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, क्योंकि APPT नॉर्मल मतलब ये सब नॉर्मल। और PT बढ़ा हुआ है, इसका मतलब दिक्कत यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां, 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 लेकिन हम पहले देख चुके हैं APPT नॉर्मल है, इसका मतलब दिक्कत यहां कॉमन वाले रास्ते में तो नहीं है, कॉमन वाले रास्ते में तो नहीं है, दिक्कत यहां पर है कहीं, दिक्कत 7 में, 3 में तो होती नहीं है, बिकॉज टिश्यू फैक्टर टिश्यू से आता है, उसकी डिफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होती है। तो क्या हुआ, 7 में दिक्कत है। फिर एक बताता हूँ, रुको। मैंने बोला आपसे कि आपका APPT मान लिया बढ़ा हुआ है, और इस बार देखो PT नॉर्मल है, ठीक है, PT नॉर्मल है, तो इसका मतलब दिक्कत आपकी 12, 11, 9 और 8 में हो सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं, इनमें डिफिशियंसी है। अगर मैंने बोला चलो दोनों ही बढ़ा हुआ है, अच्छा दोनों कब बढ़ेगा, जब कॉमन रास्ते में दिक्कत आएगी, मतलब कि 10 या 5, 2, 1 यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है? ये दोनों वैल्यूज कब बढ़ेंगी, जब कॉमन रास्ते में दिक्कत आएगी। और अगर सिर्फ APTT बढ़ रहा है, इसका मतलब दिक्कत सिर्फ यहाँ है, और सिर्फ PT बढ़ रहा है, दिक्कत यहाँ है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना ही सिंपल है यार, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में अभी देखोगे आप लोग 8, 9 है ना, 11 इस टाइप से देखो, यहाँ पे आओ। हीमोफीलिया है क्या? हीमोफीलिया आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका मदर से सन में आता है। ठीक है, फीमेल में बहुत ही कम होता है। क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। यह आपका एक्स लिंक्ड है ना, एक्स लिंक्ड है। तो अगर मेल में, पता है हमको XY होता है, तो मेल में अगर X अगर फीमेल से आ गया तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही X है मेल में। बट फीमेल में क्या होता है, X और X अगर उसको हीमोफिलिक होना है तो एक फादर से भी आना चाहिए और एक मदर से भी आना चाहिए। इसका मतलब अगर फीमेल को हीमोफिलिक होना है तो फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, और फीमेल को एटलीस्ट हीमोफिलिक कैरियर, जो कि होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब आप खुद सोचो ना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा थोड़ी ना होती है यार, एक हीमोफिलिक फादर हो, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा इतना, है ना, और दूसरा मदर कैरियर हो। दोनों पॉसिबिलिटीज को मैच करूं, या ये पॉसिबिलिटी होना कॉमन है कि फीमेल कैरियर हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, हेल्दी है, दिखने में सब कुछ ठीक, और फादर में कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में यार। फीमेल भी कैरियर है, कोई दिखने में दिक्कत नहीं है, और फादर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी सन को हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जनरली आप मैक्सिमम टाइम आपको मेल को ही अफेक्ट करेगी, है ना। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पता है हम लोग को यार, पढ़ रखा है हम लोगों ने। और ये फीमेल इसमें कैरियर होती हैं। फीमेल को बहुत ही कम होता है मौका, चांसेस में। क्यों? बिकॉज फीमेल को अगर हीमोफिलिक होना है तो एटलीस्ट फीमेल को उसकी मदर होंगी, उनको कैरियर होना पड़ेगा, फादर को तो हीमोफिलिक होना ही पड़ेगा। चलो छोड़ो, ये होता क्या है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी किस में, 8, 9 और 11। अच्छा, देखो मतलब कि कलर चेंज करना है। 8, 9, 11, और ये 3 फैक्टर में दिक्कत हुई, ये हीमोफीलिया। अभी देखेंगे ABC जो भी है, इनमें दिक्कत होगी तो होगा। अब मुझे बताओ, क्या ब्लीडिंग टाइम, आपने ब्लीडिंग टाइम देखा उस पेशेंट का, उसमें कोई दिक्कत आएगी? ब्लीडिंग टाइम तो प्लेटलेट बताती है, और प्लेटलेट दिक्कत है नहीं, तो यार ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल आएगा। अब मैं पूछता हूँ PT टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये वाला टाइम, भाई यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी सही है, 7 भी सही है, 10, 5 ये सब ठीक है, तो PT भी नॉर्मल आएगा, एक्सटेंसिंग कोई दिक्कत नहीं है। और आते हैं अब आते हैं हम यहाँ पे APPT पे। दिक्कत आएगी, बढ़ जाएगा टाइम बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत यहाँ पर आ गई, दिक्कत यहाँ पे आ गई। समझ में आ रहा है क्या? इतना ही था। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, चलो बताओ। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल, PT नॉर्मल, और ये टाइम बढ़ जाएगा, दिख रहा है आपको, एक नॉर्मल लिखा हुआ है मैंने, ये 12 सेकंड है ना, ये वाला 12 सेकंड, कम रास्ता ट्रैवल करना है, इसको 21 से 30 सेकंड ट्रैवल करना है।
चलो, तो अब होता क्या है, इस इन फैक्टर की कमी से क्या होता है, आपका जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है ये वाला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फैक्टर नंबर 10 कैल्शियम, फैक्टर नंबर 5 को एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। वो नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, है ना, कम बनेगा, क्यों बनेगा कम, क्योंकि आपका 9 में दिक्कत है और आपका 8 में दिक्कत है और आपका 11 में दिक्कत है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ नहीं बन पाएगी ना। ये देखो ये वाली चीज़, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत कुछ लिख दिया, थोड़ा मिक्स हो गया, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा बिकॉज यहाँ ऊपर दिक्कत है, तो वो आपको लैक ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब टाइप ऑफ हीमोफीलिया देख लो जल्दी से एक बार, तो डिपेंडिंग टाइप हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी बहुत कॉमन है, जितने भी आपको हीमोफीलिक पेशेंट दिखेंगे उसमें 85% आपको टाइप ए वाले दिखेंगे, क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं इसे, हम क्रिसमस डिसीज बोलते हैं हीमोफीलिया बी, क्लॉटिंग फैक्टर 9, और 11 वाले को हीमोफीलिया सी, और पैरा हीमोफीलिया फैक्टर नंबर 5 में अगर दिक्कत हुई, बहुत ही रेयर है लास्ट में, ठीक है। समझ में आया क्या ये हीमोफीलिया फैक्ट ए बी सी, ए वाला सबसे ज़्यादा, फैक्टर नंबर 8, ठीक है, याद है ना, सब बोलते भी ऐसी कुछ है ना, हीमोफीलिक एंटी हीमोफीलिक फैक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सिम्टम्स की बात करते हैं यार, सिंपल सी बात है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो जाएगी। आप बोलोगे अरे ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल था, तो अभी क्यों ब्लीडिंग हो रही है? भाई ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल था, ठीक है, वो रुक गया ब्लीडिंग, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी क्लॉट बनता है उसको मजबूत करने के लिए वो नहीं हो पा रहा, फाइब्रिन नहीं बन पा रहे, तो एट द एंड ऑफ द ब्लीडिंग हो जाएगी। पहला क्लॉट बना, रुक गई ब्लीडिंग, फिर दोबारा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है, ओके। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना, बोन्स वगैरह में आपका ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, आपका ब्लड इन यूरिन में आ रहा है, आपको हीमोरेजिक ब्लड लॉस हो रहा है, जीआईटी में हीमोरॉइड्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये कुछ सिम्टम्स हो गए, ठीक है। थोड़ा सा और होता है हीमोफीलिया, ये आपका माइल्ड भी हो सकती है ना, मॉडरेट और सीवियर, है ना। माइल्ड वाली बहुत कम डायग्नोस होती है, मतलब ऐसे नहीं कि हल्का हल्का खुरदने में भी पूरा बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, नहीं, है ना, वो मतलब ऐसा कुछ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होती माइल्ड में, अपने आप ब्लीडिंग हो गई। सीवियर वाले में, मॉडरेट वाले में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, अच्छा भला इंसान बैठा हुआ है, उसके जॉइंट्स में ब्लीडिंग हुई, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया, सॉइलिंग हो गई, सीवियर केस में, है ना, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन माइल्ड वाले में ऐसा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं देखने मिलती, हाँ कुछ चोट लगेगी तो ब्लड निकलेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पंखा बंद करना पड़ता है, ठीक है, वरना मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं जा पाएगी, है ना, क्योंकि सारा खेल आवाज़ का ही है मेरा, है ना। वीडियोज़ एक बार को ना हो चलेगा, मेरी आवाज़ नहीं जा रही, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही तो दिक्कत है, ठीक है, ओके। अब आते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। तो हमें ध्यान रखना प्रिवेंशन, कि मान लो चोट लग गई, पहली बात तो ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं जाने चोट लगे, है ना, कबड्डी खेल रहा है बैठ के हीमोफिलिक पेशेंट, यार चांसेस हैं चोट लग जाएगी, तो अवॉइड करो ना यार, ठीक है, बट टाइम बहुत लगाता हूँ पढ़ाने में लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात मैंने क्या बोला है आपसे, ये हो गया। दूसरी बात, अगर चोट लग भी जाती है, नाक से खून निकलता है, तो क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करते हैं, लेट जाते हैं, है ना, लेट जाएंगे वहाँ पे, ये फुल करके, ऐसा नहीं ऐसे नाक करेंगे और ब्लड निकले, ऐसा तो ना करते हो, ठीक है। और अगर आप किसी के यहाँ पे चोट लग गई तो वैसे दबा देंगे, वहाँ बर्फ़ लगा देंगे, वैसे एलिवेट कर देंगे, प्रिवेंशन है अगर हो गया तो, ठीक है। और बताओ, हम उसको NSAIDs नहीं देंगे, लाइक आपने सुना होगा एस्प्रिन होता है, पैरासीटामोल होती है, ये सब नहीं देंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका, एस्प्रिन तो बिल्कुल नहीं देंगे यार। अभी मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, मुझे पता है, COX-1 इनिबिटर, COX-2 इनिबिटर, फार्मा पढ़ेंगे जब बताऊँगा, ठीक है, पढ़ाऊँगा सब आराम से जितना भी होगा, ठीक है। चलो, रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देंगे, है ना, मतलब कि उसका बोन में पूरा ट्रांसप्लांट, वही ब्लड को ट्रांसफ़र करना, नई थेरेपी वगैरह, ब्लड डालना, एक्सचेंज करना, वो सब रिप्लेसमेंट थेरेपी। डेस्मोपेरेसिन दे देंगे, ये क्या करेगा ना यार, आपका फैक्टर नंबर 8 को निकालेगा बॉडी से, और स्टोर वाला होगा उसे निकालेगा। बाकी आपको मेडिसिन में मैं नहीं छूऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, अभी आपको नहीं पता यार, अभी आपको NSAIDs की फुल फॉर्म भी पता हो, वही बहुत बड़ी बात है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एग्जाम्पल ही पता हो उसका, अपने बहुत यूज़ करते हो, बहुत कॉमन, पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन, है ना, एस्प्रिन तो इतना कॉमन नहीं यूज़ करते, बट हाँ ये डिक्लोफेनेक वगैरह यूज़ करते हो ना, चोट लगती है लगा लेते हो, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है वो वाला दे दो, ठीक है, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर A वो दे दो, ठीक है। तो ये कुछ कर सकते हैं, बाकी प्रिवेंशन करो यार, ठीक है, यही सब है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। तो आज मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, एक बहुत पहले पढ़ाया था आज ही के दिन, और आज 2 और पढ़ा दी मैंने आज, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है आज काफ़ी, क्योंकि आने वाला टाइम मेरे लिए थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, पेपर आने वाला है, फिर मेरा दूसरे
पीयू आएंगे, फिर प्रॉफ आएगा, तो मेरा टाइम बहुत बिजी है आने वाले 2 महीने। उसके बाद मैं स्पीड बढ़ा दूंगा और मौसम भी ठंडा हो जाएगा ना, तो पसीना पसीना जो आता है ये नहीं आएगा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा बनाने में। अभी एक वीडियो बनाता हूँ मैं थक जाता हूँ क्योंकि पसीना इतना आता है, ठीक है। बट उस टाइम पे मौसम सही रहेगा तो वीडियो को हम बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ा देंगे। बाकी आप लोग कैसे, अगर देखो मेरी वीडियोस कभी तो बताना कैसी लगी, है ना, प्लीज़ बताना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, टाइम ख़राब नहीं, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है ऐसा। टाइम हर वीडियो 20 मिनट तक चली जाती है, ये छोटी वीडियो है 15 मिनट की, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ बिना मतलब की बातें नहीं करता आगे पीछे, बस काम की बातें करते हैं, ठीक है। वक्त कभी करेंगे आगे, चलो ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।